इस लेक्चर में चार्जशीट, एफआईआर, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ चुकी है। जैसे पेरोल के बारे में पूछा है, पेरोल क्या होती है, फरलॉ के बारे में पूछा है। पेरोल और फरलॉ के बारे में पॉलिटी की प्लेलिस्ट में डिटेल्ड में लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो। जब कोई आदमी जेल में बंद होता है, मान लो लंबे टाइम की उसकी आजीवन कारावास है, मान लो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, तो उसे छुट्टी दी जाती है जेल से। उन्हीं को पेरोल और फरलो बोलते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो आप लेक्चर में देख सकते हो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके। तो ये क्राइम से रिलेटेड टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली चार्जशीट ये न्यूज में है, तो क्या है इसके बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनता, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि चार्जशीट की इंफॉर्मेशन वो पब्लिक डोमेन में फ्रीली एक्सेस कराए किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे या पुलिस की वेबसाइट पे। स्टेट का मतलब यहाँ पे, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है। पुलिस की वेबसाइट हो या गवर्नमेंट की वेबसाइट, किसी को भी फ्रीली एक्सेस कराए पब्लिक को, ऐसा कोई स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट यहाँ पे पुलिस भी या गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चार्जशीट है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसे दाखिल करती हैं कोर्ट में। कोई भी क्रिमिनल केस है, उसकी चार्जशीट दाखिल की, तो ये कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता, और ना ही किसी वेबसाइट पे अपलोड किया जा सकता ताकि इसे पब्लिक फ्रीली एक्सेस कर ले। तो ऐसा कोई भी इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, ना ही पुलिस का, ना ही गवर्नमेंट का। और ना ही इसे आरटीआई के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जो सूचना का अधिकार है, उसके अंदर भी इसके बारे में जानकारी नहीं ली जा सकती। जैसे आप गवर्नमेंट से किसी के बारे में आरटीआई दाखिल करके और उसके कोई भी मान लो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, किसी स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हो आरटीआई के जरिए, लेकिन इसमें नहीं ले सकते। चार्जशीट की जानकारी नहीं ले सकते आप आरटीआई के द्वारा भी। तो आपको याद रखना है, मान लो स्टेटमेंट में आ जाए आरटीआई के द्वारा चार्जशीट की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, तो नहीं ली जा सकती। तो आखिर चार्जशीट है क्या? देखो, चार्जशीट कहाँ पे दी हुई है ये भी आपको याद रखना है। एक हमारा कानून बना हुआ है जिसको बोलते हैं सीआरपीसी शॉर्टकट में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका सेक्शन 173 चार्जशीट के बारे में बात करता है। चार्जशीट एक रिपोर्ट है जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग करने के बाद तैयार करते हैं। मान लो इन्वेस्टिगेशन की, जांच की पुलिस ने, जांच करने के बाद किसी अपराधी के बारे में, क्राइम के बारे में, अपराध के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की, डॉक्यूमेंट तैयार किया। वो रिपोर्ट ही जो कोर्ट में सबमिट करनी होती है, पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में सबमिट करनी होती है, वो रिपोर्ट ही है क्या? चार्जशीट। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है और कब से होती है? देखो, जब भी कोई अपराध होता है, पहले ये समझो आप, जैसे मान लो ये आदमी है, ये विक्टिम है। मान लो विक्टिम का मतलब है जिस पे अपराध हुआ है। ये मान लो अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी, मतलब इसने क्राइम किया है, ऐसा आरोप लगे हैं इस अक्यूज्ड पे। तो इसने मान लो विक्टिम का, इसका मर्डर किया है, इसका मर्डर करने की कोशिश किया, मान लो मर्डर नहीं किया, मर्डर करने की कोशिश की है विक्टिम की। एक तीसरा बंदा हो गया विटनेस। मान लो विटनेस मतलब गवाह, जिसने उसे देखा है कि हाँ इसने कोशिश की, अक्यूज ने कोशिश की। तो विटनेस गवाह हो गया, विक्टिम जिस पे मर्डर करने की कोशिश की है, अक्यूज जिसने मर्डर करने की कोशिश की है, और जिसका मर्डर करने की कोशिश की है वो विक्टिम। अक्यूज ने विक्टिम को मारने की कोशिश की, या विक्टिम को अक्यूजर भी बोल सकते हैं। अक्यूजर विक्टिम भी हो सकता है अक्यूजर, या विटनेस भी हो सकता है अक्यूजर। अक्यूजर का मतलब आरोप लगाने वाला, जो आरोप लगा रहा है कि इस अक्यूज ने विक्टिम को मारने की कोशिश की, तो विक्टिम भी अक्यूजर हो सकता है। मान लो विक्टिम जाके एफआईआर लिखवाए, या विक्टिम मान लो मरी गया, इसका मर्डर कर दिया, फिर कहाँ से लिखवाएगा? हो सकता है फिर विटनेस लिखवा दे, तो ये फिर अक्यूजर हो गया, दोष लगाने वाला। तो ये टर्म छोटी छोटी हैं, शायद आपको पता भी हो, नहीं पता तो पता चल गई है। तो जब भी मान लो एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पहला काम तो ये करती है पुलिस के 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर के अंदर अंदर उसे कोर्ट में पेश करना होता है आरोपी को। मान लो कोई आरोपी गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया किसी आदमी को। जब अरेस्ट कर लिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश करना होता है, कोर्ट के सामने। और इस 24 घंटे में अगर कोई हॉलीडे पड़ गई बीच में, मान लो शनिवार को किया, सैटरडे को,
और संडे पड़ गया बीच में, तो संडे का जो टाइम है वो काउंट नहीं होगा। और जो ट्रैवलिंग में टाइम लगा है, मान लो ए प्लेस पे रहता था आदमी और पुलिस स्टेशन बी प्लेस पे, तो ये ए प्लेस पे जाएगी, पुलिस पकड़ेगी, उसे अरेस्ट करके लाएगी पुलिस चौकी में बी प्लेस पे, तो जो ये ट्रैवलिंग टाइम है ये भी काउंट नहीं होगा 24 घंटे में। तो 24 घंटे में ना ट्रैवलिंग टाइम काउंट होता है और ना ही हॉलीडे काउंट होती हैं। तो उसे छोड़ के 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करेगी, और कोर्ट जब कहेगी कि हाँ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, जांच स्टार्ट करो, तो फिर जांच स्टार्ट करती है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जब से इन्वेस्टिगेशन जांच स्टार्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन कमेंसमेंट होती है, स्टार्ट होती है, और तब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है तब तक, और रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट जो बन के तैयार होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन चार्ज शीट में होती है। सारी इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती हैं शुरू होने से और एंड तक। इसमें देखो जो पीपल लाया गया कस्टडी में, यानी कि जिसको पकड़ के लेके आई है पुलिस, उसके बारे में उसका नाम होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, उस पर क्या चार्जेस लगे हैं, आरोप क्या लगे हैं, इसने मर्डर किया है, रेप किया है, क्या किया है, तो ये चार्जेस के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। और अक्यूजर की आइडेंटिटी भी होगी, मतलब जिसने आरोप लगाए हैं, जिसने उस आदमी को पकड़वाया है, उसकी भी आइडेंटिटी उसमें मेंशन होगी कि इस आदमी ने आरोप लगाए हैं इस आदमी पे। अगर मान लो एक बार चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी, पुलिस ने सबमिट कर दी कोर्ट में चार्जशीट, तो फिर उस पर मुकदमा स्टार्ट हो जाता है, प्रोसिक्यूशन, मुकदमा स्टार्ट हो जाता है उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट। अक्यूज मतलब आरोपी, जिस पे आरोप लगाए गए हैं, जो पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो उसके खिलाफ हो जाता है स्टार्ट मतलब मुकदमा स्टार्ट हो जाता है कोर्ट में। अच्छा, कितनी टाइम लिमिट होती है चार्जशीट फाइल करने की? मान लो अभी पुलिस ने अरेस्ट किया किसी पर्सन को, गिरफ्तार किया, तो कितने टाइम तक इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम कितना होता है पुलिस के पास कि इतने दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। देखो, अगर कोई सिविल केस है, सिविल केस, और उसे लोअर कोर्ट में देना है चार्जशीट को, लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में ही होते हैं लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट, तो लोअर कोर्ट में दाखिल करना है, तो इसके लिए तो है 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर पुलिस को चार्जशीट दाखिल करनी ही पड़ती है। मतलब अपनी जांच 60 दिन के अंदर पूरी करके इन्फॉर्मेशन देनी होती है, रिपोर्ट किसको? कोर्ट को। लेकिन अगर सेशन कोर्ट में जमा करनी है तो 90 दिन का। सेशन कोर्ट में जब जमा करनी होती है जब कोई क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस मतलब अपराधी का केस, जैसे रेप का केस हो गया क्रिमिनल केस में आता है, या मर्डर का हो गया, ये क्रिमिनल में आते हैं। और जो नॉर्मल केस हैं सिविल के, जैसे मान लो किसी का झगड़ा चल रहा है, आपस में मारपीट हो गई या प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, ये केस हो गए, तो ऐसे झगड़े हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट बोल सकते हो आप। तो इनके लिए अलग अलग टाइम है। क्रिमिनल केस के लिए यानी कि सेशन कोर्ट में दाखिल करनी है चार्जशीट, तो 60 डेज के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। और अगर लोअर कोर्ट में तो 60 डेज, सॉरी मैंने 60 कह दिया, 90 डेज है। अगर क्रिमिनल केस में है तो 90 डेज, यानी कि सेशन कोर्ट में दाखिल करनी है तो 90 डेज, 60 डेज उसके लिए लोअर कोर्ट में करनी है अगर सिविल केस है तो कोई। अच्छा, एक बार देखो, अगर चार्जशीट फाइल नहीं की, मान लो जो टाइम दिया है प्रेस्क्राइब टाइम 60 डेज का और 90 डेज का, अगर इनके अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की पुलिस ने, तो फिर जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, जो पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, तो उसका अधिकार है वो बेल ले सकता है, राइट टू डिफॉल्ट बेल का। बेल का मतलब जमानत। जब कोई आदमी गिरफ्तार होता है तो जमानत पे बाहर आ सकता है अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। जो टाइम दिया हुआ टाइम लिमिट में अगर उसकी जांच पूरी नहीं हुई है तो वो बेल ले सकता है। डिफ़ॉल्ट बेल को स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हैं। डिफ़ॉल्ट बेल को स्टैट्यूटरी बेल भी कहा जाता है, याद रखना है इसके बारे में। तो अगर इन्वेस्टिगेशन टाइम में नहीं पूरी हुई तो उसे बेल मिल जाएगी, कोर्ट बेल दे देगा उसे। और चार्जशीट देखो एफआईआर से बिल्कुल अलग होती है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये क्या होती है वैसे तो आपको पता ही है जनरली, और जान लेते हैं। एफआईआर का मतलब होता है कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो पुलिस तैयार करती है, पुलिस ऑफिसर हैं वो लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं लिखित में। इन्फॉर्मेशन कौन देता है? कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, कोई भी आएगा जिसको मान लो सताया गया, किसी पे मान लो कोशिश की है मारने पीटने की, मर्डर करने की, रेप करने की, वो आएगा, या कोई और पर्सन आता है। और किस फॉर्म में दे सकता है वो राइटिंग में भी दे सकता है और मुंह से कह के ओरली भी। मान लो आया ये ए पर्सन पुलिस के पास रजिस्टर कराने, तो ये मुंह से बोल के भी रजिस्टर करा सकता है, या ये मान लो जा नहीं सकता तो लिख के करा सकता है, या बोल नहीं सकता तो लिख के भी दे सकता है। तो कैसे भी दे सकता है। लेकिन किस केस में एफआईआर दर्ज होगी? कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कौन से में? कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम, अपराध। तो ये कैसे अपराध होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसके बारे में भी जानेंगे। और इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट होती है जब एक बार एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी ना, तो पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी के बारे में जांच करे, इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस तभी किसी के बारे में जांच कर सकती है, तब एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और कौन कौन दर्ज करा सकता है एफआईआर? कोई भी आदमी करा सकता है, चाहे विक्टिम जिसको मारने की कोशिश की है, मान लो ए आदमी ने बी आदमी को मारने की कोशिश की, तो बी आदमी करा सकता है, या बी आदमी के कोई फैमिली मेंबर करा सकता है, या उसका कोई फ्रेंड करा सकता है, या कोई विटनेस, कोई गवाह है जिसने देखा कि ए ने बी को मारा, तो कोई विटनेस जाके क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। और याद रखना, एफआईआर केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज होती है। तो क्या होते हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, देखो, जिसमें पुलिस किसी भी पर्सन को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वारंट का मतलब है कि परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से। अगर किसी आदमी को गिरफ्तार करना है ना, तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उनमें ही ले सकती है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं कि कोर्ट से किसी आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है पुलिस को। वो डायरेक्ट जाके, मान लो किसी ने एफआईआर दर्ज कराई और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एफआईआर डायरेक्ट दर्ज कर लेगी अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और फिर उस आदमी को बिना कोर्ट की परमिशन के गिरफ्तार भी कर सकती है। तो अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है इसमें, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो कैसे होते हैं ये अपराध जिनमें अरेस्ट वारंट की जरूरत भी नहीं है और एफआईआर दर्ज हो सकती है? ये सीरियस इन नेचर होते हैं, थोड़े गंभीर अपराध, जैसे मर्डर गंभीर अपराध है, रेप हो गया, बलात्कार, या डॉरी डेथ हो गया, दहेज के नाम पे किसी की मृत्यु कर दी, किडनैपिंग कर ली, या चोरी कर ली। ऐसे जो क्रिमिनल नेचर के जो अपराध हैं वो आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो इसमें डायरेक्टली कोई पुलिस के पास गया तो पुलिस डायरेक्टली एफआईआर दर्ज कर लेती है और बिना कोर्ट की परमिशन के उस आदमी को अरेस्ट करके ला सकती है जो आरोपी है, और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी कोर्ट से परमिशन लेके। समझ रहे हो? अरेस्ट कर सकती है अपने आप, एफआईआर भी दर्ज कर सकती है अपने आप। तो पुलिस पूरे ऑथराइज्ड होती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपने आप भी ऑन देयर ओन भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है और टाइम लिख लेगी, क्योंकि एफआईआर जब दर्ज होगी, फाइल होगी, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में खुद अपने आप पुलिस कर सकती है एफआईआर दर्ज, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल। वैसे तो पुलिस ही करती है एफआईआर दर्ज, लेकिन कॉग्निजेबल में डायरेक्टली कर सकती है ना पुलिस को कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है इनमें कि आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेके आओ, तो ऐसी जरूरत नहीं है। तो इनमें जब एफआईआर दर्ज हो गई तो टाइम, कितना टाइम था जब एफआईआर दर्ज हुई और किस दिन था, डेट सब रजिस्टर होती है। तो तब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन अपने आप ऑन देयर ओन स्टार्ट कर देती है पुलिस, क्योंकि टाइम दर्ज होता है। तो फिर 60 और 90 डेज की जो है, अगर सिविल केस है तो 60 डेज मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के पुलिस को, अगर क्रिमिनल केस है तो 90 डेज, तो फिर चार्जशीट दाखिल करेगी वो। तो इसमें किसी कोर्ट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर हाँ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसमें पुलिस ना तो देखो एफआईआर रजिस्टर कर सकती है और ना ही इन्वेस्टिगेशन करती है बिना अरेस्ट वारंट के, बिना कोर्ट की परमिशन के। जब कोर्ट परमिशन दे देगा तभी वो एफआईआर दर्ज कर सकती है पुलिस, और तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, जांच कर सकती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। तो ये कौन कौन से होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? ये माइनर ऑफेंस होते हैं, जो छोटे मोटे अपराध होते हैं। जैसे मान लो अब्यूजिंग का, किसी को गाली दे दी, गाली के नाम पे दर्ज करा दी कि भाई साहब ये मुझे गाली दे रहा, परेशान कर रहा है। या मान लो कोई इंजरी, छोटा मोटा किसी का हाथ, मतलब मान लो हाथ पैर पे चोट मार दी, सिर फोड़ दिया ऐसे, या कोई धमकी दे रहा है, इंटिमिडेशन दे रहा है, तो ऐसे छोटे मोटे माइनर अपराध है, माइनर ऑफेंसेस है, इन पे पुलिस डायरेक्टली किसी को जाके अरेस्ट नहीं कर सकती। पहले कोर्ट से परमिशन लेके आएगी, कोर्ट परमिशन देगा, फिर एफआईआर दर्ज करेगी, फिर एफआईआर दर्ज करने के बाद फिर आदमी को अरेस्ट करके लेके आएगी, और फिर अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन भी कोर्ट की परमिशन से चलाएगी। तो ये है इनके बारे में सारी डिटेल।